ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली कि जैसे जब अपने पास इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये कंबाइन करके जब एटम बनाते हैं या जब एक न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस होता है कंपैरेटिवली स्टेबल। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है कंपैरेटिवली स्टेबल। इसका जो मास होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है। ठीक है। अब जो भी मास गायब हुआ, जो भी हमारा मास इस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में गायब होता है, ठीक है, वो मास एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होता है। ठीक है, और उस एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। उसको अपन क्या बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। ये है अपना बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। जब भी आप इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का यूज करके एक न्यूक्लियस को फॉर्म करने की कोशिश करते हो, तो उस प्रोसेस के अंदर कुछ अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, और उस एनर्जी को अपन बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या फिर आप इसकी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपके पास एक एटम है, उसको तोड़कर अगर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाना है, अगर आपके पास एक एटम है, एक न्यूक्लियस है, और उसको आपको न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अंदर ब्रेक करना है, तो आपको जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, उस एनर्जी को अपन बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप न्यूक्लियस को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में ब्रेक करना चाहते हो, तब जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये है अपनी बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन कॉपी कर सकते हैं।
हो गया कॉपी? चलो अब देखना क्या होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मास नंबर प्लॉट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं प्लॉट कर रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, मतलब बेसिकली जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसका अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ ऐसा कुछ आता है। ठीक है, ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का आता है। बेसिकली होता क्या है, जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है उसकी वैल्यू हमें स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया देती है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया देती है। ठीक है, जिस भी न्यूक्लियस के लिए जिस भी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये टर्म ज्यादा होगी, ठीक है, जिस भी न्यूक्लियस के लिए ये टर्म ज्यादा होगी उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो पीक है ना, ये जो पीक है ये पीक आता है आयरन के लिए। ठीक है, आयरन का जो मास नंबर है वो 56 के बराबर है। इस आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है, और ये वैल्यू होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो आयरन का जो न्यूक्लियस है उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आयरन का न्यूक्लियस होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, आयरन के इस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है, तो ये क्या होगा, सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये छापते जाओ साथ साथ में। आयरन का जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है।
हो गया नोट? चलो अब देखो, यहाँ पर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और यहाँ पर है मास नंबर। ठीक है, और इसका ग्राफ अपन ने इस तरह से कुछ बनाया है। ठीक है, इस तरह से कुछ ग्राफ बना दिया और यहाँ पर बीच में अपना आयरन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, इस साइड जो एलिमेंट्स होंगे, इस साइड, उनका जो मास नंबर होगा, उनका जो मास नंबर होगा वो काफी कम होगा। ठीक है, इन न्यूक्लियस को अपन बोल सकते हैं लाइट न्यूक्लिया है। ठीक है, इन लाइट न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह के न्यूक्लियाई आएंगे। ठीक है, और अगर आप इस साइड में देखते हो, तो इस साइड में जो भी न्यूक्लियस आ रहे हैं, उनके लिए जो मास नंबर है, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो अपन इनको बोलते हैं हैवी न्यूक्लियाई। इनको अपन बोलेंगे हैवी न्यूक्लियाई। ठीक है, अब होता क्या है, जो लाइट न्यूक्लियाई है, जैसे यहाँ पर कोई लाइट न्यूक्लियाई मैंने मार्क कर लिया, तो लाइट न्यूक्लियाई के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, वो क्या होगी? बहुत कम होगी। दिखाई दे रहा है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये वाला जो पॉइंट है, ये बहुत कम है कंपेयर टू आयरन। ठीक है, तो होता क्या है, इसके छोटे छोटे एटम्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब ये जुड़ जाएंगे तो इनका जो मास नंबर है ना, जो इनका जो मास नंबर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लाइट न्यूक्लिया है वो फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जुड़ जाते हैं और जुड़ने की वजह से एक हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, वैसे ही उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ जाती है। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ गई तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइट न्यूक्लिया क्या करते हैं? फ्यूजन प्रोसेस से हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, और हैवी न्यूक्लियस बनाने से क्या होगा? हैवी न्यूक्लियस बनाने से जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन, वो इंक्रीज हो जाएगी, और इसके इंक्रीज होने की वजह से जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये है हैवी न्यूक्लिया है, यहाँ पर है हैवी न्यूक्लिया है। तो ये हैवी न्यूक्लिया की भी बाइंडिंग एनर्जी अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत छोटी सी दिखाई देगी आपको। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत छोटी सी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लिया के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। जब ये छोटे छोटे न्यूक्लिया के अंदर स्प्लिट होंगे, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है कि ये एटम्स क्या करते हैं, छोटे छोटे एटम्स में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं।
ठीक है, जैसे ये छोटे छोटे एटम्स के अंदर स्प्लिट होंगे वैसे ही जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैवी न्यूक्लियाई है वो फिजन प्रोसेस के थ्रू ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने से लाइटर न्यूक्लियाई बनाते हैं। सच दैट सिस्टम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इंक्रीज होता है, और ये इंक्रीज हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, छाप सकते हो उसको। हो गया नोट? चलो, अब अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, होता क्या है, बहुत सी बार अपने न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, इस तरह के पार्टिकल्स या फोटॉन्स एमिट होते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा बीटा गामा इस तरह के पार्टिकल्स एमिट होते हैं, और इस प्रोसेस को अपन क्या क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, इस प्रोसेस को
हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब एक चीज ध्यान देना कि जो अल्फा और बीटा है ये दोनों पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और जो गामा होता है वो एक फोटोन है, ठीक है, वो लाइट की तरह एक फोटोन है, तो वो कोई पार्टिकल नहीं है, एक्चुअल पार्टिकल नहीं है, ठीक है। तो ये होगी अपनी रेडियो एक्टिविटी की सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। अब पर्टिकुलरली अपन बात करते हैं अल्फा डीके के बारे में। अल्फा डीके में क्या होता है, ठीक है। अल्फा डीके में क्या होता है, सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये देखो। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस हीलियम के न्यूक्लियस के पास दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर अपन इसके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें, एटॉमिक नंबर होगा 2 के बराबर, है ना, दो प्रोटॉन्स हैं, उस वजह से जो एटॉमिक नंबर है वो 2 के बराबर होगा, ठीक है। और अगर अपन इसके मास नंबर के बारे में बात करें तो मास नंबर होगा 4 के बराबर, क्योंकि मास नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। तो इसका जो मास नंबर है वो कितना हो जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये अपन ने हीलियम के न्यूक्लियस के बारे में या अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ी सी बात की, ठीक है। अगर अपन इस पे चार्ज के बारे में बात करें, अगर अपन इस पे चार्ज के बारे में बात करें तो इन दो प्रोटॉन्स की वजह से इस पे जो चार्ज है वो प्लस का 2e के बराबर आ जाएगा। नोट करना ये हीलियम का एटम नहीं है, एटम होता तो न्यूट्रल होता, ये क्या है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होंगे, सिर्फ प्रोटॉन्स होंगे, सिर्फ दो प्रोटॉन्स होंगे। इन दो प्रोटॉन्स की वजह से इस पे जो चार्ज आएगा वो प्लस का 2e के बराबर आएगा। ये बात समझ में आती है क्या, कि यहाँ पर ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, तो इन प्रोटॉन्स का चार्ज को कैंसिल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज है वो आ जाएगा प्लस का 2e के बराबर, ठीक है। तो ये अपन ने अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ी सी बात करी, ठीक है। अब अल्फा डीके में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है एक्स, इसका एटॉमिक नंबर होगा, मास नंबर होगा, ठीक है। ये होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है मास नंबर, ठीक है। होता क्या है, एक एटम डीके कर जाता है, ठीक है। जब अल्फा डीके होता है तो यहाँ पर अपने को एक अल्फा पार्टिकल मिलेगा, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं हीलियम का न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। हीलियम का न्यूक्लियस जब अपने को मिलेगा तो इसके बाद इसके साथ में ये जो एटम है ये किसी दूसरे एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ओरिजिनली अपना एक्स एटम था, इसमें से हीलियम का न्यूक्लियस बाहर आ गया, तो बचा कुचा जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हीलियम का न्यूक्लियस निकला तो दो प्रोटॉन जो है वो उसमें से कम हो गए, पहले एटॉमिक नंबर Z था, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन Z थे, हीलियम का न्यूक्लियस निकलने की वजह से जो दो प्रोटॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम होने की वजह से यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z-2, ठीक है। दो से हम एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर अपन न्यूक्लियॉन्स देखें तो चार न्यूक्लियॉन्स कम हो जाएंगे, चार न्यूक्लियॉन्स कम होने की वजह से, चार न्यूक्लियॉन्स कम होने की वजह से यहाँ पर जो मास नंबर है वो 4 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर चार न्यूक्लियॉन चले गए तो जो मास नंबर है वो भी क्या होगा, 4 से कम हो जाएगा और हो जाएगा वो A-4 के बराबर। क्या इतनी बात समझ में आई अपने को, हाँ भाई।
ठीक है, आपका सवाल इस पे बन सकता है। ठीक है, वो लोग बोल देंगे, जैसे एक सवाल देख ही लेते हैं अपन, कि अपने पास एक एटम है एक्स, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो मान लो 84 है, और जो मास नंबर है वो मान लो 200 है। ठीक है, एक बार अल्फा डीके हुआ, फिर एक बार अल्फा डीके हुआ, दो अल्फा डीके होने के बाद यहाँ पर जो एटम बचेगा, जिसको अपन बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, इस डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर कितना होगा और मास नंबर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, एक अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम हो जाएगा, 82 हो जाएगा। फिर जब एक और अल्फा डीके होगा तो वापस से 2 से कम होके एटॉमिक नंबर 80 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले 84 था, एक अल्फा डीके की वजह से 2 से कम होके 82 हो जाएगा। 82 हो जाने के बाद फिर वापस से एक बार अल्फा और डीके और हो रहा है, तो उसकी वजह से फाइनली जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा 80 के बराबर। ठीक है, और जो मास नंबर है वो 4 से चेंज हो जाता है एक बार में, तो पहले 4 से चेंज होगा, फिर एक बार फिर 4 से चेंज होगा, तो यहाँ पर फाइनली हो जाएगा ये 192। ठीक है, चलो फटाफट छापो इसको। सबने कॉपी कर लिया कि चलो अब अल्फा डीके को और थोड़ा सा समझते हैं अपन। ठीक है, XZA
कॉपी नहीं करा अभी। हो गया। हाँ, अल्फा डीके में क्या होता है, एक्स जेड ए, इससे वाई बना, ठीक है, और एक अल्फा पार्टिकल मिल गया। इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ अमाउंट में जो एनर्जी है वो लिबरेट होती है, कुछ अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी लिबरेट होती है। ठीक है। अब जो एनर्जी यहाँ पर लिबरेट होती है उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। जो एनर्जी यहाँ पर लिबरेट हुई उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जहां पर डेल्टा एम रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसको छापो, फिर अपन नई मीटिंग में बात करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में। नोट कर लिए? चलो, मैं मीटिंग ओवर कर रहा हूँ, वापस से कनेक्ट करता हूँ सबको, है ना।